सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो देखा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कॉमर्शियल बैंक्स। मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स हमने डिस्कस किया था। तो हमने बात की थी कि कॉमर्शियल बैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन which performs the function of accepting deposit, granting loans and making investment, और जिसमें उसका एम क्या होता है, जिसमें उसका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। पैसे लेगा, लोन देगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, और किस एम के साथ? जिससे उसको प्रॉफिट अचीव हो जाए। उसके बाद हमने बात करी थी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। हमने देखा था प्राइमरी फंक्शंस। क्या देखा था? प्राइमरी फंक्शन की बात की थी। चार तरीके के फंक्शन है: प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन। हमने कल डिस्कस किया था प्राइमरी फंक्शन दो थे: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी पैसे लेना, और लोन, ग्रांटिंग लोन यानी पैसे देना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जनता पैसे अपने जमा करती है बैंक में, और हमने इसमें देखा था कि करंट अकाउंट डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। एडवांसिंग ऑफ लोन यानी जनता को पैसा उधार देना। बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बैंक से पैसा उधार लेते हैं। मान लो मैंने ये बताया था कि बैंक जो है वो 8% का, सॉरी 6% आपको दे रहा है डिपॉजिट पे, और आपके लोन पे 8% आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये जो 2% एक्स्ट्रा लिया बैंक ने ना, दिस इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक, दिस इज द सोर्स ऑफ मेन इनकम। तो ये हमने बात की थी दो प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें तो तीन तरह के डिपॉजिट्स हमने पढ़ने थे। एक पहले जो हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है भैया? ऐसे डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड। जब कभी भी कस्टमर मांग लेगा, बैंक बिना सोचे समझे पैसा वापस कर देगा, तो वो कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिनको करंट अकाउंट डिपॉजिट भी कहा जाता है। दीज अकाउंट्स आर जनरली ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड फर्म्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट होते हैं? ऐसे डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट इनको कहते हैं, जो कि बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए रखे गए हैं। यू कैन विथड्रॉ योर मनी ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। तो उनको कहा जाएगा आपका फिक्स डिपॉजिट। जैसे एफडी की बात करते हैं ना, एफडी मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था 5 साल के लिए की, तो आपको पैसा कब मिलेगा? आफ्टर 5 इयर्स। हमने एक और बात की थी कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि उल्टा क्या लगाया जाता है? यहाँ पर नो इंटरेस्ट, बल्कि उल्टा क्या होता है? बैंक चार्जेस लगाए जाते हैं। जबकि फिक्स डिपॉजिट पर हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। बैंक अगर सबसे ज्यादा किसी को इंटरेस्ट देता है तो वो एफडी पर देता है। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट। देखो सेविंग डिपॉजिट क्या है? इन दोनों का मिक्सचर है। किसका? टाइम डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट का। कैसे? सेविंग डिपॉजिट में आप पैसे निकाल सकते हैं और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। जैसे इसमें इंटरेस्ट मिलता है 2 to 4% का इंटरेस्ट मिलता है। 2% से लेके 4% का इंटरेस्ट आपको किसमें मिलता है? सेविंग बैंक पे। पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा पैसे निकालेंगे, जैसे एटीएम से आप अगर क्या करते हैं 5 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं तो आपके 20-25 रुपए चार्ज लगने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। करंट अकाउंट में यानी डिमांड डिपॉजिट में और सेविंग डिपॉजिट में यू कैन गेट चेक, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको चेक की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। तो यही सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कल। फिर हमने डिफरेंस भी देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो चेक किसमें मिलता है? डिमांड डिपॉजिट में यू कैन गेट चेक, और फिक्स डिपॉजिट में आपको चेक नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलता है? एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रेसिट। क्या मिलता है? फिक्स डिपॉजिट रेसिट। इंटरेस्ट किसमें मिलेगा? डिमांड डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उल्टा बैंक चार्ज लगाया जाता है। बैंक जो सर्विस देता है उसका चार्ज लगाता है कि आप चाहे जितनी बार पैसे जमा करें, जितनी बार पैसे निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और डायरेक्टली वेरीज विद द पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? जैसे बैंक्स की कैसी स्कीम रहती है, सुनो, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करोगे तो हम आपको देंगे 6%, 2 साल के लिए करोगे तो 6.2% इंटरेस्ट देंगे,
3 साल के लिए करोगे तो 6.5% इंटरेस्ट देंगे, 4 साल के लिए करोगे तो 6.75% इंटरेस्ट देंगे, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए करोगे तो 7% इंटरेस्ट देंगे एफडी पर। तो जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एफडी पर इंटरेस्ट का अमाउंट परसेंटेज भी बढ़ता चला जाता है। फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, डिमांड डिपॉजिट में चाहे जितनी बार पैसे जमा करो जितनी बार निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट में यहां पर देखना 2 ट्रांजैक्शन ही होते हैं, जनरली 2 ही ट्रांजैक्शन होंगे। पहला, पैसा जमा करना, शुरू में मेरे पास पैसे आए 5 लाख रुपए में लेके बैंक में जमा किया और मैंने बोला सर ये 2 साल के लिए एफडी कर लो, तो पहला ट्रांजैक्शन होगा जब मैं बैंक में पैसा देने जाऊंगा, और दूसरा ट्रांजैक्शन होगा जब 2 साल पूरे हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे उसको क्या कहते हैं, मैच्योरिटी। तो 2 साल बाद जब मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो उसको मैं जाके पैसा विड्रॉ कर लूंगा। ये होता है एफडी में। किसी को डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि लास्ट में हमने कल ये पढ़ा था। जल्दी से अगर कोई डाउट हो तो पूछ ले, फिर हम आज के टॉपिक पे चलते। यहां तक तो कल देख लिया था। क्विक, जल्दी से पूछे, जल्दी 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 जल्दी। अभय पाठक नो डाउट, प्रांशु गुप्ता नो डाउट, सुमित तिवारी, रॉयल सुमित तिवारी नो डाउट, असद असद साईफुर नो डाउट, आर्यन गुप्ता नो डाउट। ठीक है, आगे चलते। अब हम दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन था उसमें हमने देखा था एडवांसिंग ऑफ लोन। तो बैंक किस तरीके के लोन देता है अपने कस्टमर्स को? तो पहला है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट है क्या? देखो मैं पहले बता दूं, ये कैश क्रेडिट जो होता है ना, ये बिजनेस के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस। और ये समझ लीजिए आपका वर्किंग कैपिटल लोन है। ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैश क्रेडिट refers to the loan given to the borrowers against current assets like share, stock, bonds। देखो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन खर्चों के लिए ये दिया जाता है आपका क्या? कैश क्रेडिट। और ये कैसे दिया जाता है? मान लीजिए आपका स्टॉक है 50 लाख का। कितने का स्टॉक है? 50 लाख का। 50 लाख का गुड्स आपकी दुकान पे हमेशा रखा रहता है। तो बैंक कह सकता है कि हम आपको इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें 60% कैश क्रेडिट दे देते हैं। 60% कैश क्रेडिट मतलब आपको 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीज की क्या दे देते हैं आपको? 30 लाख रुपए की आपको क्या दे देते हैं? हम कैश क्रेडिट दे देते हैं, उधार दे देते हैं। आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उधार देगा तो क्या करेगा? बैंक इंटरेस्ट लगाएगा। फिर दूसरा है डिमांड लोन। डिमांड लोन मतलब ऐसे लोन, जैसे डिमांड डिपॉजिट था ना, जनता जब पैसा मांग लेगी तो आपको देना पड़ेगा। बैंक डिमांड लोन देते हैं कि जब कभी भी हम पैसा मांग लेंगे आपको तुरंत पैसा वापस करना पड़ेगा। और तीसरा होता है टर्म लोन। टर्म लोन यानी एक निश्चित टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे एफडी होता है ना, एक आप बैंक में पैसा देते थे एक निश्चित टाइम के लिए, इसी तरीके से टर्म लोन भी होता है कि बैंक आपको एक निश्चित टाइम के लिए देता है। जैसे आपने हाउस लोन लिया, हाउस लोन, हाउस लोन आपने 20 साल के लिए लिया, 20 इयर्स। कार लोन लिया 5 इयर्स के लिए। तो बैंक क्या करेगा? आप इसी टाइम पे पैसा देंगे, इससे पहले बैंक पैसा नहीं मांग सकता। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे।
तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। प्राइमरी फंक्शन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स। दो प्राइमरी फंक्शन याद रखना। आप सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सेकेंडरी फंक्शन में दो तरह के फंक्शन लिखे गए हैं। पहला फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? जब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? देखो समझना जरा। मान लो आपके खाते में थे 5 लाख, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या करता है ना, लगातार वो बहुत सारे चेक्स इशू करता रहता है, तो कई बार पता नहीं चलता कि हमारे खाते में कितने पैसे हैं और हमने चेक कितना इशू कर दिया। और मान लीजिए आपने उस टाइम पे आपके खाते में थे कितने, 5 लाख रुपए, लेकिन पेमेंट लेने आ गया कस्टमर 6,50,000। 6,50,000 का पेमेंट लेने आ गया। अब बैंक में जैसे ही चेक लगाएगा वो चेक बाउंस हो जाएगा। अब चेक का बाउंस होना, मान लीजिए आप एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, तो आपकी बदनामी होगी कि यार मतलब ये बिजनेसमैन कैसा है, इसके खाते में पैसा ही नहीं है, बताओ। आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तो क्या होगा? अब मैनेजर क्या करेगा? आपको फोन लगाएगा, बोलेगा सर आपके खाते में पैसे नहीं है, आपके खाते में पैसे नहीं है। पहला काम तो वो लौटा दे, क्योंकि आप रेप्यूटेड कस्टमर है। बैंक में ऐसा कभी होता नहीं है, आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट है बैंक में, मैं आपके करोड़ों रुपए बैंक में रहते हैं, आज के दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पैसे कम थे। तो बैंक मैनेजर क्या करेगा? आपके खाते में भले कितने थे, 5 लाख, उसको पेमेंट कितना कर देगा, 6,50,000, और बोलेगा कि सर 1.5 लाख रुपए जल्दी से आप डिपॉजिट करा दें। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। आपके खाते में पैसे कम थे, आपने ज्यादा निकाल, मतलब आपको ज्यादा निकालने की फैसिलिटी दी गई, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ मतलब ज्यादा निकालने की, ज्यादा निकालने की फैसिलिटी। हिज करेंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट, पहले से ही एग्री कर लिया जाता है कि मान लीजिए हमने किया कि 5 लाख रुपए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी है, 5 लाख। तो ये क्या है, आप 5 लाख रुपए तक ज्यादा निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है जो ज्यादा पैसा निकलेगा उस पर बैंक इंटरेस्ट लेगा। उसके नीचे लिखा है, देखो क्या, दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर्स। आपका भी बैंक में अकाउंट होगा तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंक में आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। आपने तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसी में चलाते रहते हैं, 100 रुपए जमा करते हैं और वो भी जाके एटीएम से निकाल लेते हैं। और ये कितने टाइम के लिए मिलेगा? शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, ध्यान रखना, शॉर्ट पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए नहीं कि आप 25 साल के लिए ओवरड्राफ्ट लेके बैठ गए। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जल्दी से उसको पे करना पड़ेगा जो पैसा ज्यादा निकाला है। बताएं जी, कोई डाउट हो? जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो तो। ओके, अब आते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपने कहां पढ़ा? 11th में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या करते थे? हमने पढ़ा था 11th में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मान लो हमने एक गुड्स बेचा और बदले में हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि क्या होता था कि मान लीजिए 3 महीने के बाद का बिल ऑफ एक्सचेंज है, 3 महीने के बाद का बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन पैसे की जरूरत हमें आज है, तो हम बैंक में जाते थे और बैंक से क्या कराते थे, अपना बिल डिस्काउंट करा लेते थे। देखो इधर देखना ध्यान से, आज मिला, मान लो आज है 1 जुलाई, यहां पर 1 जुलाई को हमें बिल मिला। अब पैसा मिलेगा आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब कब मिलेगा पैसा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा खत्म हो जाएगा। कब मिलेगा? 3 अक्टूबर को, ग्रेस डे जोड़ के। अब पैसे की जरूरत मान लो हमें है आज 10 जुलाई
हम बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बिल दे देंगे, बैंक हमें क्या करेगा, उसके बदले अपना डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट करके हमें पैसा दे देगा। हमने बोलेंगे क्या गजब काम किया। अब होगा क्या, देखो, इट रेफर्स टू द फैसिलिटी इन विच होल्डर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी। 3 महीने से पहले हम बैंक के पास क्या कराएंगे, अपना बिल डिस्काउंट करा लेंगे। मान लीजिए 10,000 का बिल था, तो बैंक हो सकता है 500 रुपए काट के हमें कितना दे देगा, 9,500 रुपए दे देगा। ये 500 रुपए बैंक किसका काट लेगा, अपना कमीशन, यानी जिसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस। और जब टाइम हो जाएगा तो बैंक जिसने बिल दिया था उससे पैसे ले लेगा। तो ये है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कॉमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन। कोई डाउट हो तो पूछे जल्दी से, जल्दी क्विक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वंस मोर। अच्छा ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है यार, इधर देखो, मैंने बताया ना 1 जुलाई को हमें बिल मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका पैसा कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि बिल का ड्यूरेशन 3 महीने था, तो 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। अब हमें पैसे की जरूरत है, मान लो आज ही जरूरत है 1 जुलाई को, 10 जुलाई को, कब जरूरत है, 10 जुलाई को, तो पैसे तो हमें मिल नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाएंगे किसके पास, बैंक के पास, कि हे बैंक, हमारे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें पैसे हमें 3 महीने बाद मिलेंगे, आप कृपा करके हमारा बिल डिस्काउंट कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, जैसे मैंने बताया ना, मान लो 10,000 का बिल था, कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपको पैसे दे रहा है तो जाहिर सी बात है कमीशन काटेगा। तो बैंक ने बोला 500 रुपए हम अपने चार्जेस लेंगे, हम आपको कितना दे देंगे, 9500 दे देंगे। अब होगा क्या, अब बैंक को पैसे कहां से आएंगे, देखो, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे ना, इधर देखना, 3 महीने आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा, आफ्टर 3 मंथ्स जब हमने ये किया होगा तो हमने बिल बैंक को दे दिया होगा और बदले में 9,500 रुपए लेके चले आए। अब 3 महीने बाद बैंक क्या करेगा, वो बिल लेके जाएगा किसके पास, जिसने बिल लिखा था, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, उससे क्या कर लेंगे, पैसा ले लेगा बैंक। तो बैंक ने हमें कितना दिया, 9,500, बैंक को मिलेगा कितना, 10,500 रुपए जो था कमीशन, बैंक का फायदा हो जाएगा। अब कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी बताएं क्विक। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं एजेंसी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है, देखो, 2 लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। प्रिंसिपल यानी होता है स्वामी यानी मालिक, और एजेंट यानी होता है जो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। एजेंट का खुद का अस्तित्व तो नहीं होता, ये सारे काम किसके लिए करता है, प्रिंसिपल के, मतलब एजेंट जो काम करेगा वो प्रिंसिपल के लिए करेगा, बदले में उसको क्या मिलेगा, कमीशन। आपने LIC एजेंट का सुना होगा, LIC एजेंट अपने लिए नहीं काम करते, LIC एजेंट LIC के लिए काम करते हैं और बदले में क्या मिलता है उनको, कमीशन। तो बैंक क्या है, ये बैंक का काम नहीं है, ये बैंक किसके लिए करेगा, कस्टमर के लिए करेगा और बदले में चार्जेस लेगा। तो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टेन एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर, किसके लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने ग्राहकों के लिए ये काम क्या करते हैं। इसके लिए बैंक क्या चार्ज करेंगे, जाहिर सी बात है कमीशन चार्ज करते हैं। अब पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ फंड, पैसे ट्रांसफर करने की फैसिलिटी बैंक देते हैं, बदले में क्या करते हैं, बैंक चार्जेस लेते हैं, एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजने के लिए। कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम, कई बार बैंक से ही लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस का, बहुत सारी चीजों का पेमेंट बैंक से ही डायरेक्टली हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक को ही रहता है कि बैंक से डायरेक्टली पैसा कट जाएगा, ये काम हो गया। परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास मान लीजिए डॉलर आ गया, तो वो कहां, बैंक के थ्रू ही खरीदा और बेचा जा सकता है।
उसके बाद परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आपने बोला बैंक हमें पता नहीं है, हमारे पास पैसे तो बहुत है, शेयर खरीदने का अकल नहीं है हमारे पास, तो बैंक क्या करेगा आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदेगा बेचेगा। फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो कुछ बैंक आपकी इसमें भी मदद कर सकते हैं कि आप इस तरीके से इन्वेस्ट करिए कि आपका टैक्स बच जाए। जाहिर सी बात है बैंक कोई भी काम करेगा, ध्यान रखना, बैंक कोई भी काम करेगा तो वो क्या करेगा, आपसे कमीशन लेगा, फ्री फंड का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक कई बार ट्रस्टी के तौर पे भी काम करता है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए वो बैंक के नाम, मतलब बैंक को उसमें ट्रस्टी बना दिया गया। मैंने बोला देखो इधर आओ, मैंने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी देख रेख कौन करेगा, बैंक करेगा, जाहिर सी बात है बैंक उसके बदले में पैसे लेगा। उसके बाद लेटर ऑफ रेफरेंस, ये क्या है सुनो, लेटर ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब, मान लो एक कस्टमर आया मेरे पास उधार के लिए, पहली बार आया, मेरी दुकान है और पहली बार कस्टमर आया, और मान लो मेरी मोबाइल कंपनी की बड़ी सी दुकान है डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, और उसने मुझे 2 करोड़ का ऑर्डर दिया। कितने का ऑर्डर दिया, 2 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब 2 करोड़ का ऑर्डर दिया, और ऑर्डर आपको पता है बिजनेस ट्रांजैक्शन ज्यादातर उधार में चलते हैं, तो 2 करोड़ का ऑर्डर दिया, पहली बार आया, तो भैया बड़ा कस्टमर था, तो पहली चीज तो ये, क्या मैं उसको मना कर दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा क्योंकि 2 करोड़ की बात है। लेकिन क्या मैं आंख बंद करके उसको उधार दे दूंगा कि 2 करोड़ की बात है, उधार भी नहीं दूंगा। अब मेरे मन में दुविधा है कि भैया ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं ये पता चले, तो मैं क्या करूंगा, उससे पूछूंगा कि बता तू अपने कुछ बैंक, तेरा किसी बैंक में अकाउंट होगा, तू नाम बता। तो मान लीजिए वो क्या करेगा, वो हमें बताता है कि साहब हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और HDFC बैंक में भी अकाउंट है हमारा। अच्छा, हम बोलेंगे वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इन बैंक को लेटर लिखेंगे, इन बैंक को चिट्ठी लिखेंगे कि हे बैंक आप ये बताएं, एक ये आदमी हमारे पास आया है जो कह रहा है कि आपके बैंक में इसका अकाउंट है, क्या ये कैसा कस्टमर है, क्या इसके खाते में पैसे रहते हैं या नहीं। अब मान लीजिए दोनों बैंक से रिप्लाई आया कि सर ये बहुत बढ़िया कस्टमर है, इसके खाते में करोड़ों रुपए हैं, कभी भी कोई चेक बाउंस नहीं हुआ है, तो मतलब ये जेन्युइन आदमी है। लेकिन अगर, तो मैं इसको क्या करूंगा, उधार दे दूंगा। लेकिन अगर बैंक से रिप्लाई आता है कि साहब ये तो स्टूडेंट अकाउंट खोल के बैठा था पहले, कभी 1 रुपए जमा नहीं किए, कभी 1 रुपए का कुछ आया नहीं, इसके खाते में 15 रुपए है, कभी मैं उसको उधार दूंगा नहीं दूंगा। तो ये हो गया लेटर ऑफ रेफरेंस। कोई डाउट हो तो पूछे। मतलब किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको कहा जाता है लेटर ऑफ रेफरेंस। आपको आवाज क्लियर आ रही है ना, इस पे थोड़ा वॉइस के बारे में बता दें क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि कैसी आवाज आ रही है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अच्छा ट्रस्टी क्या होता है सुनो, क्लियर आ रही है ना आवाज, ठीक है। देखो ट्रस्टी का मतलब, हालांकि ये आपको राहुल से पढ़ाएंगे। हमारी एक प्रॉपर्टी थी 100 करोड़ रुपए, कितने की थी, 100 करोड़ की थी, हमने डोनेट कर दी। हमने क्या किया, मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैंने डोनेट कर दिया। लेकिन डोनेट करने के बाद मान लीजिए एक आपका ग्रुप था, एक आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मैंने डोनेट कर दिया। अब डोनेट कर दिया अगर, तो ये देखने के लिए कि क्या प्रॉपर्टी, मैंने बोला था इससे स्कूल चलाना, क्या चलाना, स्कूल चलाना, तो ये देखने के लिए कि क्या वो आप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं तो इस दुनिया से मान लीजिए सिधार गया, स्वर्ग चला गया बुढ़ापे में, उसके बाद तो मैं इसके लिए क्या अपॉइंट कर दूंगा, अपने बैंक को अपॉइंट कर दूंगा एज अ ट्रस्टी। क्या कर दूंगा, एज अ ट्रस्टी, कि ये बैंक देखेगा कि आप क्या उस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मैंने आपको दान दिया था उस चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हो गया ट्रस्टी। एग्जीक्यूटर क्या होता है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी थी, उसमें तो 3 लोगों के बीच में झगड़ा था, 3 लोगों के बीच में झगड़ा था। अब वो 3 लोगों को भरोसा नहीं था कि एक के पास अगर पैसे चले गए तो दिक्कत होगी, तो हम क्या कर देंगे, बैंक को अपॉइंट कर देंगे कि हे बैंक तुम जाओ इस प्रॉपर्टी को बेचो और जो पैसा आ जाए ना वो हम तीनों में बांट देना, क्योंकि हमें आपस में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आप क्या करो, बैंक विल एग्जीक्यूट द एसेट्स, बैंक क्या करेगा,
एग्जीक्यूट करेगा और बदले में वो पैसा सबको बांट देगा, ये कहलाता है एग्जीक्यूटर। आपको मैंने सरल शब्दों में समझाया है, एग्जैक्टली एग्जीक्यूटर का मतलब ऐसे नहीं होता, बट आपके समझने के लिए इतना ही काफी। कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। ओके, अब चलते हैं आगे। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, मतलब एक समझ लीजिए जनरली सर्विसेज बैंक्स कौन कौन सी देते हैं। लॉकर फैसिलिटी सुना होगा नाम, लॉकर फैसिलिटी, आप बैंक में अपनी वैल्यूएबल आइटम्स रख सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, क्योंकि घर में रखेंगे चोरी का खतरा है, बैंक में लॉकर में पड़ा रहेगा, वहां से भी चोरी का खतरा है, लेकिन बैंक से चोरी होगा तो बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरा ट्रैवलर्स चेक, ये क्या है सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ट्रैवलर्स चेक का मतलब है कि जब आप विदेश घूमने जाते हैं तो करेंसी लेके जाते हैं। अब करेंसी लेके जाएंगे, मान लीजिए डॉलर लेके गए, डॉलर चोरी हो गया तो रिस्क है, डॉलर चोरी हो गया तो खतरा है, तो क्या करते हैं लोग, ट्रैवलर्स चेक बैंक से इशू करा लेते हैं और वो उस कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए कन्वीनियंट रहता है। ट्रैवलर्स चेक का यूज, जैसे चेक ना किसी का, मान लीजिए मेरे नाम का चेक है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरीके से ट्रैवलर्स चेक भी चोरी हो गया तो उस पर्सन के यूज का नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका एक नंबर होता है। फिर है लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो लेटर ऑफ क्रेडिट कहां पर आता है, जैसे लेटर ऑफ रेफरेंस था ना, अब मान लो कि हम हैं इंडिया में, कहां हैं हम, इंडिया में, हमें एक ऑर्डर आया यूएसए से, कहां से आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑर्डर आया, तो यूएसए वाला क्या बोलेगा कि आप गुड्स भेजो, हम बोलेंगे तुम पैसा भेजो पहले, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, क्यों भैया, हमने माल भेज दिया उसने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा, और उसने अगर, उसको ये डर है कि अगर हमने पैसा दे दिया और इसने माल नहीं भेजा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करो, ये यूएसए वाला बंदा क्या करेगा, ये अपने बैंक के पास जाएगा, मान लो इसका बैंक है सिटी बैंक, कौन सा बैंक है, सिटी बैंक के पास ये गया, ठीक है, अब ये सिटी बैंक के पास अगर गया तो ये जाएगा, देखो ये यहाँ, ये पैसा किसको डिपॉजिट कर देगा, मान लो 1 करोड़ का था तो ये कहां डिपॉजिट कर देगा, सिटी बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब सिटी बैंक, मेरे बैंक, मान लो मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको फोन लगाएगा और बोलेगा कि मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ जमा करा दिए हैं, आप अपने कस्टमर को बोल दो कि गुड्स भेज दे, तो ये क्या करेगा, गुड्स भेज देगा, कहां, यूएसए, ठीक है। अब जैसे ही गुड्स इसको रिसीव होगा, सिटी बैंक क्या करेगा, स्टेट बैंक को ट्रांसफर कर देगा 1 करोड़ रुपए, और स्टेट बैंक किसको दे देगा, कस्टमर को दे देगा, इंडिया वाले, मतलब इंडिया वाले शॉपकीपर यानी मुझे दे देगा, तो इस तरीके से ये लेटर ऑफ क्रेडिट फंक्शन करता है। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग क्या होता है, देखो आप शेयर इशू कर रहे हैं, ये आप शेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंट्स में, शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन आपको भरोसा ही नहीं कि मार्केट में आपके शेयर बिकेंगे कि नहीं, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिसको कहते हैं अंडर राइटर, क्या कहते हैं, अंडर राइटर, ये कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम्हारे शेयर नहीं बिके ना तो मैं खरीद लूंगा, मैं खरीद लूंगा, उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये काम बैंक भी करते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, बैंक कई बार डेटा भी कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इनके जनरल यूटिलिटी फंक्शन में। कोई डाउट हो तो जल्दी पूछिए क्योंकि टाइम खत्म होता है, जल्दी से, क्विक। ट्रैवलर्स चेक का मतलब भैया देखो, चेक समझते हैं आप ना, चेक जैसा होता है ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक का बस यूज इतना है कि ये फॉरेन में काम आता है, आप डॉलर लेके जाएंगे ना, कैश, हार्ड कैश लेके जाने में दिक्कत ये है कि चोरी हो गया तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, ट्रैवलर्स चेक चोरी करने वाला भी सोचेगा, लोग कैश चोरी करते हैं, चेक चोरी नहीं करते, क्यों चेक चोरी नहीं करते, क्योंकि मेरे नाम का चेक है तो यू कैन नॉट यूज, मेरे नाम का, उस चेक में लिखा है कि सौरभ सिंह बघेल, तो आपके काम का नहीं है भैया वो, ठीक है। तो ट्रैवलर्स चेक फॉरेन कंट्री जो घूमने जाते हैं लोग उनके लिए होता है।
ट्रैवलर, ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंक इशू करते हैं और इसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसके बेसिस पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। कोई डाउट अब है? ठीक है, तो ये था आपका टोटल फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। हर एग्जाम में आता है, पिछले एग्जाम में भी आया था और आपके भी एग्जाम में आने वाला है ये टॉपिक, मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कल देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कल मिलते हैं। और बीएसटी के लिए मैं अभी आपको लिंक शेयर करता हूं।